माधोपुर गांव का एक छोटा सा कच्चा घर। सुबह का वक्त है। गीता चूल्हे पर रोटी बना रही है। फूलमती आंगन में बैठी सोच में डूबी है। छोटू अपनी बुआ रजनी के साथ मिट्टी में खेल रहा है। गीता बहू, घर में बस इतना ही आटा बचा है, अगले हफ्ते कैसे चलेगा? माँ जी, जो था सब संभाल के चलाया, पर अब रमेश जी को काम मिले तभी कुछ होगा। हे भगवान, कितनी परीक्षा लेगा हम सबकी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी पूरे महीने चिंता लगी रहती है। इस जीवन में सुख तो लिखा ही नहीं है। तभी रमेश थका हुआ घर लौटता है। क्या हुआ जी, काम मिला? नहीं गीता, पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, मैं दाल चावल बना देती हूँ, आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे रमेश उदास बैठा सोच में पड़ा था। घर का खर्च कैसे चले, इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तभी उसका दोस्त श्याम आता है। अरे रमेश भाई, इतना परेशान क्यों बैठा है? क्या बताऊं श्यामू भाई, घर की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, पर कमाई का कोई सहारा नहीं। तो फिर मेरे साथ शहर चल, यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा। शहर में मजदूरी सही, पर पैसा तो मिलेगा। यहाँ तो 1 दिन काम है, 4 दिन खाली बैठना पड़ता है। कम से कम वहां रोज काम तो मिलेगा। पर घर, माँ, सबका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ रह के भी कौन सा 2 वक्त का खाना दे पा रहा उन्हें तू? उनके लिए ही तो जाना पड़ेगा। कुछ महीने की दूरी, पर पूरी जिंदगी सुधर सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी। रमेश गहरी सोच में डूब जाता है और घर की हालात देख मजबूरी में फैसला करता है। रात का वक्त था। रमेश अपना फैसला सभी घर वालों को बताता है। गीता, माँ, मैं शामू के साथ अब शहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। इतनी दूर? मजबूरी है गीता, छोटू और रजनी के लिए, और घर की हालत सही करना है तो जाना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अब। गीता बहू, मन को छोटा मत कर, जाने दे रमेश को। तू जा बेटा, कमाना भी जरूरी है। तू जा, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करने। मैं और गीता सब संभाल ही लेंगे। पर हमेशा याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। सही कहा माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप बिन सोचे जाइए, हम सब आपका इंतजार करेंगे। बस आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। अगले दिन सुबह ही रमेश घर वालों से विदा लेकर श्यामू के साथ शहर के लिए निकल जाता है। बड़ा शहर, ट्रैफिक, भीड़ भाड़। रमेश और श्याम मजदूरी करते नजर आते हैं। अच्छे से काम करोगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, वरना बहुत लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। जी मालिक, पूरी मेहनत करेंगे, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दिन भर की कठिन मजदूरी के बाद शाम में दिहाड़ी लेने का टाइम आता है। देखा रमेश भाई, मैंने कहा था ना, मेहनत थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर गांव से बेहतर कमाई है। हाँ दोस्त, गांव में इतना करने पे आधा भी नहीं मिलता था। अब मैं हर महीने घर पैसे भेजूंगा और अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे ही मजदूरी करते कई महीने बीत जाते हैं। रमेश ड्राफ्ट करके हर महीने पैसे पोस्ट ऑफिस भिजवा देता था, जिससे घर की हालात अब पहले से बहुत बेहतर थे। खाने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता था। माँ जी, इस महीने के पैसे आ गए। भगवान मेरे बेटे को हमेशा सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। हाँ माँ जी, भगवान करे रमेश जी की मेहनत हमेशा रंग लाए। घर में राशन आता है, छोटू के लिए कपड़े आते हैं और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगती है। पर अचानक 1 महीना गुजरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पैसे आना बंद हो जाते हैं। गीता और सावित्री बहुत परेशान और बेचैन हो जाती हैं। गीता रोज पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाती है।
बाबूजी, कोई चिट्ठी, कोई पैसा? नहीं बहू, इस बार भी कुछ नहीं आया। क्या उनकी कोई खबर मिल सकती है बाबूजी? पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। बेटी, कोई चिट्ठी आती तो मैं ले ही आता। तुम परेशान मत हो, मैं पता करवाता हूँ। जी बाबूजी, बहुत कृपा होगी आपकी। बस वो ठीक हो जहां भी हो। गीता उदास लौट आती है और फूलमती उसकी राह देख रही होती है। ना चिट्ठी, ना कोई खबर। आखिर रमेश को हुआ क्या होगा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहू, रमेश ठीक तो होगा ना? मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। भगवान। माँ जी, कितने महीने हो गए, ना आवाज सुनी, ना सूरत देखी। मेरा भी दिल घबरा रहा है माँ जी। ऐसे ही चिंता में कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन खबर मिलती है कि शामू शहर से गांव लौट आया है। माँ जी, श्यामू भैया आ गए। जरूर उन्हें रमेश जी के बारे में पता होगा। जल्दी उनके घर चलते हैं माँ जी। गीता और फूलमती तुरंत शामू के घर पहुंचती हैं। शामू उन दोनों को देखकर घबरा जाता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। श्यामू भैया, बताइए ना, रमेश जी कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? उन्होंने इतने महीनों से कोई चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? भैया चुप क्यों है? बोलिए ना। बोल ना बेटा, मेरा रमेश ठीक तो है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बोल बेटा। शामू कुछ पल चुप रहता है, फिर बहुत हिम्मत जुटाने के बाद धीरे धीरे सच बताता है। चाची, गीता, मैं कैसे बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रमेश ने शहर में दूसरी शादी कर ली है और वो अब गीता और घर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सबके पैर से मानो जमीन ही खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं शामू भैया। मेरे रमेश जी ऐसा करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। उसने कहा है अब वो गांव कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अम्मा, गीता के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। माँ जी, क्या कमी रह गई थी मुझ में या मेरे बच्चे में? हमने उनका कितना इंतजार किया, उनके लिए सब सहा, और उन्होंने, मुझे तो विश्वास भी नहीं होता। तभी ननद सुनीता भी वहां पहुंच जाती है और उसे सारी बात पता चलती है और वो गुस्से में बोलती है, नहीं भाभी, भैया ने गलती नहीं की, बहुत बड़ा पाप किया है, पाप। आपने इस घर के लिए इतना सब कुछ किया और उन्होंने एक पल में आपको अकेला छोड़ दिया, और मेरा और माँ का भी कुछ नहीं सोचा। हम सबका छोड़ो, इसमें छोटू की क्या गलती थी माँ? राजनी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमें यूं धोखा देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। कह दो ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं पागल हो जाऊंगी माँ जी। भाभी, संभालिए अपने आप को। माँ, कुछ कहो ना भाभी को। आप और छोटू अकेली नहीं है भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप मत रोइए भाभी। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। मेरा रमेश हमें छोड़ नहीं सकता। माँ, सच कितना भी कड़वा हो, पर अब हम सच को जितनी जल्दी अपना लें, हम सबके लिए ही ठीक होगा। गीता भाभी और छोटू के लिए हमें ही मजबूत बनना होगा। चारों तरफ मानो अंधेरा छा जाता है। सब बेसुध घर में बैठे रहते हैं। छोटू, जिसे कुछ नहीं पता होता, मासूमियत से पूछता है, माँ, पापा कब आएंगे? ये सुन गीता फूट फूट कर रो पड़ती है। फूलमती गीता को संभालती है और मजबूत आवाज में बोलती है, आज से मेरा कोई बेटा नहीं है, मर गया रमेश मेरे लिए। गीता बेटी, संभाल अपने आप को, देख छोटू की तरफ। आज से तू ही मेरा बेटा और बहू है, मेरी बच्ची। सावित्री और रजनी की बातों ने गीता को और भी हिम्मत दी। छोटू और सारे परिवार का चेहरा देख
गीता भी खुद को मजबूत बनाती है। अगली सुबह होती है। घर में भयंकर सन्नाटा। राशन भी खत्म हो चुका है। चूल्हा ठंडा पड़ा है। छोटू जमीन पर बैठा भूख से रोता है। माँ, भूख भी लगी है और गर्मी भी बहुत लग रही है। बस बेटा, माँ कुछ ना कुछ करेगी। फूलमती खाली मटका उठाकर देखती हैं और बच्चे को खाने के लिए तरसता देख उसका कलीजा तड़प उठता है। माँ, ये भूख और ऊपर से गर्मी आज कैसे निकलेगी? तभी चबूतरे से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने फूलमती चबूतरे के पास जाती है। फूलमती चबूतरे के पास देखती है, एक बुढ़िया मिट्टी के घड़े के पास बैठी थी और बेल का ठंडा रस बच्चों और बुजुर्गों में बांट रही थी। आओ आओ बेटा, आओ बुढ़ाओ, ठंडा बेल का रस पियो, गर्मी से राहत पाओ। आओ आओ भैया, आओ बेटी आओ। दादी, एक ग्लास और दो ना। बुढ़िया, तुमने तो जान में जान डाल दी। गर्मी में रस पीने का मजा ही कुछ और है। ये सब देखकर फूलमती की आंखों में एक नई चमक आ गई। हे भगवान, हमारे आंगन का आम का पेड़, वही तो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। फूलमती तुरंत घर की तरफ लौट आई और आंगन में खड़ी गीता को आवाज लगाती है। सुनीता, बहू, जल्दी इधर आ। रजनी, तू भी जल्दी आ। जी माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहू, आज से हम आम पन्ना बनाएंगे और गांव में बेचेंगे। आम पन्ना? माँ, तुम चबूतरे पे गई थी? कहीं गर्मी की हवा तो नहीं लग गई? अचानक से आम पन्ना? हाँ माँ जी, ये अचानक से आम पन्ना क्यों बेचने लगी आप? अरे बहू, आज मैंने चबूतरे पे एक बुढ़िया को बेल का रस बेचते देखा। लोग गर्मी में खाने से ज्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं और आम पन्ना से बेहतर गर्मी कौन मिटा सकता है। वैसे भी अब कमाने वाला कोई नहीं है, छोटू को ज्यादा दिन भूखे नहीं रख सकते। आम पन्ना बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। और भाभी, आपको पता है, माँ के हाथ का आम पन्ना इस गांव का फेमस ठंडा है। एक बार रथ यात्रा पे माँ ने आम पन्ना बनाया था, सारा गांव तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। माँ जी, फिर सोचना क्या है, आम का पेड़ हमारे पास है ही, बाकी का मसाला तो घर पे ही है। बस पुदीना होता तो और भी स्वाद होता। टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग? मैंने और छोटू ने घर के पीछे ही पुदीना लगा रखा है, जितना चाहिए उतना ले लो। लो, तो हो गया सब जुगाड़। बिना पूंजी के हम शुरू करेंगे अपना व्यापार। क्यों छोटू? कहते हैं ना, घने अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर क्या था, गीता राजनी मिलके पेड़ से आम तोड़ लेती हैं। उधर फूलमती कुम्हार के यहाँ से बड़ा सा मटका ले आती हैं। राजनी और गीता मसाले भून के गीता मसालों को अच्छे से ओखली में कूट लेती हैं। पुदीना, काला नमक, भुना जीरा, चीनी और सारा सामान लेके दोनों सास बहू बनाने लगती हैं आम पन्ना। और फाइनली तैयार हुआ ठंडा आम पन्ना। अगले दिन दोनों सास बहू चबूतरे पर मटका लेकर बैठ गई। आओ आओ बाबू, आओ भैया, आओ बेटी आओ, ठंडा ठंडा आम पन्ना ले लो, गर्मी में राहत पाओ। भाभी आओ, भैया आओ। लेकिन गांव वाले बिना ध्यान दिए निकलने लगे और लोग आपस में बात भी करते हैं। पता नहीं कैसा होगा। हाँ भाई, अगर अच्छा नहीं रहा तो पैसे भी बर्बाद। बेल का रस तो पिया है, ये आम पन्ना कौन ही पिएगा? माँ जी, कोई नहीं ले रहा, सब देख के चले जा रहे हैं। ऐसा रहा तो बोहनी तक नहीं होगी आज। रुको बहू, पहले फ्री में चखाते हैं। लोगों को एक बार स्वाद मिल गया तो अपने आप ही आम पन्ना लेने आएंगे। तभी उसने एक बुजुर्ग को प्यार से एक गिलास आम पन्ना पकड़ाया। काका, एक बार चख के तो देखो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। बुजुर्ग ने एक घूंट पिया ही था और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट, बिल्कुल ठंडक से भरपूर। ऐसा पन्ना तो आज तक नहीं पिया फूलमती।
अरे भाई, बच्चों, सुरेशवा, सब लोग जल्दी इधर आओ। ये आम पन्ना चख के देखो, सारी गर्मी भाग जाएगी। देखते ही देखते भीड़ लग जाती है। माँ, मुझे भी चाहिए आम पन्ना। अरे गीता बहू, एक एक ग्लास इधर भी देना। जी चाची, अभी देती हूँ। भाऊजी 2 गिलास और भर दो। कुछ ही देर में पूरा मटका खाली हो गया, जिसे देख दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। माँ जी, सारा आम पन्ना बिक गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भगवान, आज तूने सिर्फ रोजी नहीं दी, बल्कि हमें अपनी पहचान भी दे दी। अब हमें 2 पैसे के लिए किसी का सहारा या हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, अगर आपने हिम्मत ना दिखाई होती तो हम भूखे ही मर जाते। अब हमारी गरीबी हमसे जीत नहीं सकती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हर रोज दोनों सास बहू चबूतरे पे आम पन्ना बेचती। अब उनकी जिंदगी पहले से और भी बेहतर हो जाती है और सब साथ साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।